ग्रीन पीस नाम की एनजीओ कंपनी फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल करके देश की डेवलपमेंट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ सीक्रेटली तरीके से प्रोटेस्ट करवा रही थी। – 1988 में सोनम वांगचुक ने जिस एनजीओ को बनाया था एजुकेशन रिफॉर्म के लिए, आगे चल करके उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से मिलता है। आखिर कैसे? यूएसए खुद अपने देश में एफसीआरए को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाई हुई है, लेकिन जब भारत में 2026 में इसका अमेंडमेंट होने जा रहा है तो यूएसए को बड़ा दिक्कत है। आखिर क्या होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और क्या इसका अमेंडमेंट है 2026 में? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 18 मार्च 1974 को बिहार से बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ एक व्यापक रूप से प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। इस प्रोटेस्ट में बिहार के बहुत सारे छात्र और बिहार के बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी मिले हुए होते हैं। यह आंदोलन शुरू तो हुआ था बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे यह आंदोलन जो है पूरे भारत लेवल पे फैल जाता है। भारत के कोने कोने से बहुत सारे छात्र शामिल होने लगते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी शामिल होने लगते हैं और धीरे धीरे यह आंदोलन भारत लेवल पे फेमस हो जाता है। यह आंदोलन इतना पावरफुल हो जाता है, यह इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इंदिरा गांधी को भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत पड़ गई थी। इवन ग्लोबली लेवल पे ये आंदोलन जो है ट्रेंड करने लगा था। क्योंकि इस आंदोलन को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, इसलिए आगे चल करके इस आंदोलन को जेपी मूवमेंट का नाम दिया गया। इसके एक साल बाद यानी कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक जजमेंट आता है। यह एक ऐसा जजमेंट होता है जिस जजमेंट के बाद पूरे भारत के लोग जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाते हैं और इंदिरा गांधी को यहाँ पे डर हो जाता है कि कहीं लोग इनके प्रति और बड़ा व्यापक आंदोलन ना कर दे, क्योंकि एक प्रोटेस्ट तो पहले से ही चल रहा था जो कि जयप्रकाश नारायण कर रहे थे और बाकी सारे छात्र कर रहे थे। लेकिन 12 जून के जजमेंट के बाद बहुत सारे लोग उनके साथ हो गए थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे। आखिर जजमेंट में ऐसा था क्या कि बहुत सारे लोग जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए और इंदिरा गांधी भी डर गई थी। क्योंकि 1971 में लोकसभा का इलेक्शन होता है और ये इलेक्शन अच्छे तरीके से होता है। इलेक्शन होने के पश्चात इलेक्शन का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ये पता चलता है कि इंदिरा गांधी को 518 सीट में से 352 सीट मिली है, यानी कि इंदिरा गांधी जीत जाती है इलेक्शन और वो पीएम बन जाती है। लेकिन उनके जो अपोजिशन थे राज नारायण, उनका कहना था कि इंदिरा गांधी जो मैल प्रैक्टिस का यूज करके जो है वो इलेक्शन जीती है और इसके बिहाफ में जो है राज नारायण जो है लोकसभा इलेक्शन को चैलेंज कर देते हैं और उसका पिटीशन जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाल देते हैं। उसी पिटीशन का जजमेंट जो है 12 जून 1975 को आता है और उस जजमेंट में ये साबित हो जाता है कि इंदिरा गांधी सच में जो है मैल प्रैक्टिस का यूज करके 1971 में इलेक्शन जीती थी। इसलिए इलाहाबाद के हाई कोर्ट जो है 1971 के लोकसभा इलेक्शंस को वॉइड घोषित कर देता है और इसी कारण से इस जजमेंट के बाद भारत के बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां जो है वो पूरी तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाती है। अब यहाँ से इंदिरा गांधी को ये एहसास हो गया था कि अगर वो कुछ नहीं करेगी तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है। तो 25 जून 1975 को वो इमरजेंसी के अनाउंस कर देती है और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है वैसे ही सबका फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है। जैसे ही इमरजेंसी लगा वैसे ही बहुत सारे अपोजिशन को उन्होंने जेल में बंद कर दिया और जो प्रोटेस्ट जो चल रहे थे बहुत टाइम से उस प्रोटेस्ट को भी खत्म कर दिया। ये सब देखने के बाद जो इंदिरा गांधी को ये लग चुका था कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के देश फंडिंग करे और इंडिया के लोग उनके खिलाफ हो जाए। तो 1976 में वो जो है एफसीआरए बिल लाती है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। उस एक्ट को जो है प्लेस करती है पार्लियामेंट में और वो एक्ट पास भी हो जाता है। जैसे वो पास होता है तो उस एक्ट के तहत ये कहा जाता है कि जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉय हैं, इवन प्रिंटर्स हैं, इवन पब्लिशर हैं, ये सभी जो है फॉरेन फंड को रिसीव नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी एनजीओ है वही केवल जो है फॉरेन फंड्स को रिसीव करेंगे और उसके लिए उससे पहले जो है उस एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो एनजीओ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है फॉरेन फंड्स को रिसीव कर सकती है और उस फंड को जो है रिलीजियस, कल्चरल, सोशल प्रोग्राम, एजुकेशन रिफॉर्म ये सब में ही खर्च कर सकती है। इसके अलावा वो फंड को कहीं और खर्च नहीं कर सकती है।
लेकिन 1976 वाले जो एक्ट था उसमें ये चीजें मेंशन नहीं थी कि उसे कितने टाइम तक खर्च करना है और कितने टाइम के बाद जो है फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं था, जिसके कारण बहुत सारे एनजीओ ने जो है इस रूल का गलत फायदा उठाया और बहुत सारे जो है फंडिंग इधर उधर खर्च करने लगे। और चूंकि रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार करवाना होता था तो बहुत सारे एनजीओ जो है गलत फायदा उठाने लगे। इसीलिए 2010 तक जो है बहुत सारे एनजीओ को जो ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने सारे एनजीओ जो है वो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हो। अब चूंकि एनजीओ जो है 1976 के एफसीआरए बिल को जो है गलत इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए 2010 में जो है फिर से अमेंडमेंट होता है और इस अमेंडमेंट में ये कहा जाता है कि जो भी एनजीओ पहले रजिस्ट्रेशन एक बार करवाते थे अब उसे हर एक 5 साल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और इसके अलावा जो भी फंड्स को खर्च करते थे उस फंड्स में जो है केवल 50% फंड्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर सकेंगे, इससे ज्यादा वो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं। 2010 में अमेंडमेंट होने के बाद 2014 में जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो की डाटा लीक हो जाती है। अब इस डाटा में ये मेंशन होता है कि जो ग्रीन पीस नाम की जो एनजीओ है वो एनजीओ जो है इंडिया के डेवलपमेंट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रही है। जहां जहां पे जो एल्यूमिनियम माइनिंग हो रहा था वहां पे जो है फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल करके ग्रीन पीस नाम की एनजीओ जो है प्रोटेस्ट करवा रही थी और इंडिया के डेवलपमेंट में रुकावट डाल रही थी। अब देखिए यहाँ पर ग्रीन पीस जो है फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल करके इंडिया के डेवलपमेंट में रुकावट डाल रही थी बाय डूइंग प्रोटेस्टिंग। तो इस चीज के कारण 2015 में जो है उसकी लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। 2020 में फिर से जो है एफसीआरए में अमेंडमेंट होता है। इस अमेंडमेंट में ये कहा जाता है कि जितने भी एनजीओ हैं जो बाहर की कंट्री के पैसा रिसीव करते हैं उसे जो है एसबीआई में अकाउंट लाना होगा और वो भी दिल्ली में लाना होगा। और जो फॉरेन फंड जो आएंगे वो उसी अकाउंट में आएंगे और उस अकाउंट में आने के बाद वो एनजीओ जिस कैटेगरी में पैसे खर्च करते हैं उसी कैटेगरी में पैसे खर्च करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि उसके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, उस चीज का डिटेल वो दूसरे एनजीओ को नहीं दे सकते हैं, भले ही दूसरा एनजीओ भी रजिस्टर्ड हो। इसके बाद भी वो अपने डेटा एक दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो है कुछ एनजीओ की लाइसेंस कैंसिल हुई है। जैसे 2025 में जो है गवर्नमेंट ने जो है सेकमॉल की लाइसेंस कैंसिल कर दी है। देखिए 1988 में लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्म को लाने के लिए जो है सोनम वांगचुक सेकमॉल नाम की एनजीओ की फॉर्म करते हैं। सेकमॉल यानी कि स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। इसका मेन पर्पस ये था कि लद्दाख में जितने भी एजुकेशन या फिर जितने भी स्कूल्स हैं उस चीज को इम्प्रूव करना, उसमें रिफॉर्म लाना। अब देखिए सेकमॉल जो है लद्दाख में एजुकेशन रिफॉर्म पे काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने 2025 में इसकी लाइसेंस कैंसिल कर दी। दरअसल सेकमॉल को जो फंडिंग मिलता है वो मिलता है धनचर्च एड से, और धनचर्च एड को जो फंडिंग मिलता है वो मिलता है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से। और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जिसके फाउंडर जो है वो जॉर्ज सोरोस है। और जॉर्ज सोरो कौन है ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। इनकी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिलता है धनचर्च एड को, और धनचर्च एड से फंडिंग मिलता है सेकमॉल को जो कि एक एनजीओ है। तो इसी कनेक्शन के कारण जो है गवर्नमेंट 2025 में सेकमॉल की लाइसेंस कैंसिल कर दिया। अब आते हैं 2026 में। 2026 में सरकार जो अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है, इनका मेन मकसद ये है कि जो एनजीओ है उस एनजीओ की एक कैटेगरी डिवाइड की होगी, उस कैटेगरी में उसे पैसे खर्च करना, जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर कल्चर हो गया, उसमें वो पैसे खर्च करने की कैटेगरी बनाई होगी। तो वो एनजीओ जो है उसी कैटेगरी में पैसे खर्च करेगी। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो एनजीओ दूसरे कैटेगरी में पैसे खर्च कर रही है और ये बात गवर्नमेंट को पता चल जाती है तो गवर्नमेंट उसके पूरे संपत्ति को सीज कर लेगी, सारा संपत्ति गवर्नमेंट का हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि जितने भी एनजीओ हैं अगर वो फॉरेन फंड्स रिसीव कर रहे हैं, और फॉरेन फंड्स रिसीव करने के लिए शर्त ये है कि उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और अगर वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवाते जो कि हर एक 5 साल में करवाना होता है, अगर वो नहीं करवाते हैं तो इसके बाद भी जो है सारी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी, और जैसे रिन्यू होगा उसके बाद फिर से जो है उसे वापस मिल जाएगा। अब देखिए इस अमेंडमेंट पे जो है भारत के बहुत सारे लोग भी डिसएग्री करते हैं, और यूएसए के लॉ मेकर का भी कहना ये था कि अगर ये अमेंडमेंट हुआ तो जितने भी भारत में जो चर्चेज हैं वो चर्च इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जितने भी एनजीओ हैं उनकी इंडिपेंडेंस छीन जाएगी। तो एक बात बताओ कि चर्च का मेन काम ये होता है कि जितना फंड रिसीव हुआ उस फंड का अपना कल्चर में यूज करेंगे, चाहे वो मेंटेनेंस में हो या फिर किसी भी तरह का काम हो उसमें यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट भी तो वही कर रही है। अगर चर्चेज है या फिर कोई भी रिलीजियस है अगर फॉरेन फंड्स का इस्तेमाल कर करके रिलीजन कन्वर्जन करवा रहे तो फिर प्रॉब्लम है ना, और यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी। इसीलिए जो है यूएसए के लॉ मेकर को प्रॉब्लम है,
क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो जो कन्वर्जन की प्रक्रिया जो चल रही है वो कन्वर्जन रुक जाएगा। अब देखिए पूरा ऑल ओवर सिनेरियो को देखते हुए आप लोग क्या सोचते हो इस एफसीआरए बिल के बारे में, इसके अमेंडमेंट के बारे में बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।